जा रही है। केस जो हैं अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, राहत की बात है, लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो कोरोना की वजह से काल के गाल में समा गए असमय ही, और अपूर्णीय क्षति भी बताया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। इन सब हालातों को लेकर उनकी चिंता भी जायज़ है और लगातार वो निगरानी कर रहे हैं। यही वजह है कि अब कोरोना के जो मामलों में है कमी आती जा रही है और धीरे धीरे ये कम हो रहा है, लेकिन मुसीबत है, लेकिन अभी टली नहीं है। क्या कहेंगे? कमलनाथ, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में 14 विधायक एवं मंत्री कोरोना की वजह से वो मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। ये संख्या बड़ी है और उत्तर प्रदेश, खासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए यह एक बहुत बड़ी क्षति है। निश्चित रूप से 14 की संख्या कोई छोटी नहीं है। और जिस तरह से कल विजय कश्यप जो राज्य मंत्री हैं, बड़े लोकप्रिय रहे अपने क्षेत्र में, और उनका जिस तरह से कोविड से देहांत हुआ है, निश्चित रूप से जो है ये बड़ा ही दुखद रहा है। और ये बीमारी जैसे ही धीरे धीरे अब कहीं न कहीं जब कम होती नजर आ रही है, क्योंकि आज जो आंकड़ा है अगर हम देखें तो 73-36 यानी कि 7,336 मरीज कुल 24 घंटे में पाए गए। यानी कि इसका जो प्रभाव है अब कहीं कमजोर पड़ रहा है। और इसके इतर सरकार सुविधाओं को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है। सबसे पहले तो ग्रामीण क्षेत्रों में नोडल अधिकारियों को तैनात किया गया है। उसके बाद आज राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मोहल्ला निगरानी समिति और ग्राम निगरानी समितियों को तैनात किया गया है। वो ग्रामीण क्षेत्रों में वहां के ग्राम प्रधानों से मिलकर वहां सैनिटाइजिंग की व्यवस्था, दवाओं की व्यवस्था, टीकाकरण की व्यवस्था, ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो उनके साथ में जुड़े रहे। तो निश्चित रूप से सरकार का ये भी प्रयास है कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा मदद करेगा। उसके साथ साथ दवाओं की जो उपलब्धता है, वो दवाओं का एक पैकेट बनाकर वो ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ नोडल को ये कहा गया है कि वो जनपद में रुककर पूरी तरह से वहां जिला के अधिकारियों के साथ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ, अन्य अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर पूरी तरह से जो है मॉनिटर करें। और उसके साथ साथ जनपदों में हर तैयारी के लिए 100 बेड के हॉस्पिटल को आगे बढ़ाया गया है, यानी कि उसमें अतिरिक्त बेड बढ़ाए गए हैं। उसके साथ साथ 20 बेड जो है वो आईसीयू के बढ़ाए गए। तो सरकार आगे की भी तैयारी कर रही है, टीकाकरण की भी तैयारी है। और वर्तमान में जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में कोविड आगे बढ़ा, उस पर भी नियंत्रण पाने की तरह से कोशिश की गई है। सरकार ने एक आंकड़ा और किया, तकरीबन 89,000 ग्रामीण क्षेत्रों में जो 89,000 गांव है उत्तर प्रदेश के, 89,700 के आसपास, उसमें 28,000 के आसपास गांव में कोविड का संक्रमण फैला है। यानी कि 28,000 से थोड़े से आंकड़े जाते हैं। तो इसका मतलब 60% गांव में अभी भी गांव सुरक्षित है। ये राज्य सरकार द्वारा बताया गया है, जो ये एक राहत। निश्चित रूप से सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि किस तरह से इसको काबू में रखा जाए, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए और टीकाकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसके इतर जो है ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं, वो कहीं न कहीं उनकी मात्रा बढ़ती जा रही है। केजमू में 40 मरीज इस समय भर्ती हैं और 6 मरीजों का भी ऑपरेशन हुआ है, जिसमें से 2 मरीज के वो सर्वाइव किए और 4 की जाने चली गई। मेरठ में 24 केस पाए गए हैं। तो ये आंकड़ा कहीं न कहीं ब्लैक फंगस का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा ये भी बताया गया है कि ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन है उसका ऑर्डर भी दिया गया है। यानी कि उसकी भी अब पूरी तैयारी हो रही है कि अगर ये बीमारी बड़ी मात्रा में आती है, बड़े पैमाने पे आती है, तो इंजेक्शन अपने पास पर्याप्त मात्रा में रहना चाहिए। ये तैयारी राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। ऑक्सीजन जो है, अब धीरे धीरे ऑक्सीजन की मांग कम होती जा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में राज्य सरकार मंगा रही है। तमाम जो टैंकर हैं वो अपने नियत समय से उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और वो सप्लाई दिए जा रहे हैं। पूरी व्यवस्था जो है ऑक्सीजन की राज्य सरकार कर रही है। तो ये धीरे धीरे स्थिति को सामान्य कर रही है। 24
मई तक लॉकडाउन है, लॉकडाउन आगे बढ़ाया भी जा सकता है। सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने के लिए 20 तारीख की डेडलाइन दे दी है, यानी कि कल से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। प्राइमरी स्कूलों को छोड़ के, जूनियर स्कूल को छोड़ के सरकार हर चीज को सामान्य बनाने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह चीजें सामान्य हो और सामान्य गतिविधियां शुरू हो और आम जनजीवन लोगों का चले। जी, ये तो बिल्कुल सही बात आपने कही कि चौतरफा चुनौतियों का सामना कर रही है सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं अब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए और ज़िंदगी को पटरी पर लाने के भी प्रयास लगातार चल रहे हैं। लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी बात देखने में आ रही है भट्ट साहब, कि ब्लैक फंगस को लेकर सरकार सचेत है, सजग है, प्रयास भी किए जा रहे हैं, मरीजों को चिन्हित कर उन्हें पर्याप्त इलाज भी मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई गाइडलाइन ब्लैक फंगस को लेकर अभी तक जारी नहीं की गई है जिससे लोगों को पता चले कि आखिर ये ब्लैक फंगस होता कि नहीं है, क्या उसकी वजह है, इससे सुरक्षा के उपाय क्या हैं, किस तरह से इससे दूर रहा जाए, क्या ऐसे लक्षण हैं कि तत्काल जाकर जांच कराई जाए ताकि लोग इससे बच सकें, अवेयर हो सकें। इसके लिए अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन हम दिखाई दे रही है, ना ही कोई एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो इस दिशा में सरकार क्या कुछ कर रही है ताकि लोगों में ब्लैक फंगस को लेकर एक अलग तरह की भ्रम की स्थिति है और एक भय का वातावरण जो है पूरा व्याप्त है, क्या कहेंगे? अपना जिस तरह से मेडिकल एक्सपर्ट का साफ तौर पे ये कहना है कि ब्लैक फंगस जो कोविड के मरीज है उनमें तेजी से ये काम कर रहा है, यानी कि उसको ग्रसित कर रहा है। जो डायबिटिक और हाइपरटेंशन के मरीज हैं, कोविड से जूझ रहे हैं, कोविड से ठीक होने के बाद वो ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं और ये खतरनाक बीमारी है। निश्चित रूप से जो एक्सपर्ट कहते हैं कि इसमें सर्वाइवल जो है, अगर ये तीसरे स्टेज में आता है, चौथे स्टेज में आता है, तो आदमी का सर्वाइवल 50% रह जाता है। और निश्चित रूप से सरकार गंभीर है। इसके लिए जो इससे संबंधित इंजेक्शन है वो उत्तर प्रदेश में अपर्याप्त है। हालांकि प्रचार के माध्यम से लगातार सरकार ये बताने का काम कर रही है, लेकिन उसमें ये भी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि जो स्टेरॉइड की दवाएं हैं वो जब दी जाती है तो उससे ब्लैक फंगस का रिएक्शन आता है, लेकिन ये शोध का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लैक फंगस ना हो, ब्लैक फंगस से हम अवेयर नहीं, और उसके साथ साथ ब्लैक फंगस का पुख्ता इंतजाम हो इलाज का, और वो इंजेक्शन बाजार में मौजूद हो, अस्पतालों में मौजूद हो, जिससे ब्लैक फंगस ठीक होता। लेकिन अभी तक जो मेरे पास पूरी जानकारी है, मेडिकल स्टोरों पर ब्लैक फंगस संबंधित जो इंजेक्शन है और वो दवाएं हैं और कई गुना दामों पर भी इस समय उपलब्ध नहीं है। मंत्री जी का साफ तौर पर यह कहना है कि ब्लैक फंगस का इंजेक्शन के ऑर्डर दिए गए और निश्चित रूप से दवाओं का टोटा है, तो सरकार तमाम दवाओं का, इंजेक्शन का इंतजाम करना पड़ेगा, तब जाकर जो है, क्योंकि इस पर काबू पाया जा सकता है। क्योंकि ये धीरे धीरे मरीजों की संख्या जब आगे बढ़ेगी तो ये भी एक बड़े महामारी का रूप ले सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने भट्ट साहब, लेकिन क्योंकि अभी मरीजों की संख्या कम है, उसके बावजूद भी इंजेक्शनों की कमी देखने को मिल रही है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, और इंतजाम दवाओं का करने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। एक तरफ कोरोना महामारी है, दूसरी तरफ ब्लैक फंगस का जो है उसका प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है, और तीसरी बात तीसरी लहर की हो रही है। अब तीसरी लहर के लिए भी जैसे आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम बच्चों के लिए विशेष वार्ड बनाएंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि बच्चों के लिए भी खतरनाक हो सकती है ये तीसरी लहर। तो उसके लिए भी उनकी विशेष तैयारी है, बेड की पर्याप्त संख्या हो, इलाज के पुख्ता इंतजाम हो, तो इस तरह की व्यवस्थाएं दिल्ली की सरकार भी कर रही है। और जाहिर सी बात है, चिंता तीसरी लहर की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जताई है। तो क्या कुछ अब तीसरी लहर को लेकर भी, क्योंकि एक चीज से हम उबर रहे हैं तो दूसरी की चुनौती के लिए भी हमें तैयार रहना है। कोरोना के आंकड़े धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर की आशंका है वो भी अभी जताई जा रही है। ऐसे में तीसरी लहर के को रोकथाम के लिए, और बच्चों को खासतौर से यदि ये अपने इस पर असर हो सकता है, ऐसा आशंका जताई जा रही है, तो उसके लिए क्या कुछ इंतजाम उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किए जा रहे हैं? जी अविनाश, कोविशील्ड के जो सीएमडी हैं आदाब पूनावाला, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसमें 2 से 3 साल लगेंगे जी। तकरीबन 25 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लगानी है, तो निश्चित रूप से यह एक बड़ी संख्या है। और उसके साथ साथ
सरकार जो है इन वैक्सीनों के लिए ग्लोबल टेंडर किए हैं और इंतजाम थर्ड वेव का, यानी कि थर्ड वेव अगर आता है तो निश्चित रूप से सबको वैक्सीनेशन तो हो नहीं पाएगा, ये भी सरकार जान रही है। तो थर्ड वेव की जो तैयारी है, चाहे ऑक्सीजन की हो, चाहे बेड की हो, चाहे सुविधाओं की हो, दवाओं की हो, तो ये चीजें देखने को मिल रही हैं। आज मेरे द्वारा एक मल्टीविटामिन का टेबलेट है जिनको विट, उसको मैं तकरीबन 25 से 40 मेडिकल स्टोरों पर मैंने लगातार उसको ढूंढा है, क्योंकि ये कोविड के पेशेंटों को दी जाती है उनकी इम्यूनिटी को बूस्टर करने के लिए, वो दवा नहीं मिली। यानी निश्चित रूप से जो दवाएं कोविड में जरूरी है वो आज मार्केट में धीरे धीरे कम हो रही हैं। ये मेरे द्वारा शोध किया जाता है। अक्सर जब भी मैं किसी चीज को जानने की कोशिश करता हूं तो ग्राउंड पर जाकर इन तमाम चीजों का शोध करता हूं कि कौन सी दवाएं इस समय मार्केट में हैं, कौन सी दवाएं नहीं है, किस तरह से मरीजों को दवाएं मिल रही हैं, क्योंकि आम जो मरीज है उसका तीमारदार है वो मेडिकल स्टोरों पर ही जाता है। राज्य सरकार के पास एक छोटा सा पैकेट है और वो पैकेट ही जो उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन देती है वही दवाएं दी जाती है। लेकिन मरीज जो घर पे आइसोलेट हैं वो थर्ड वेव का मुकाबला कैसे करेंगे? और राज्य सरकार को लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दवाओं का स्टॉक, इंजेक्शन, रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टॉक, ऑक्सीजन का स्टॉक, एक्स्ट्रा बेड बढ़ाने स्टॉक और खासतौर पर आप पल्स ऑक्सीमीटर, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं ये सारा अस्पतालों में रहनी चाहिए, क्योंकि मरीजों की संख्या इस वेव से बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो इसका ख्याल सरकार को करना चाहिए। और राज्य सरकार के आज प्रवक्ता ने ये बात कही है कि सभी अस्पतालों में 100 बेड और बढ़ाए जा रहे हैं, 20 बेड आईसीयू के बढ़ाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। तो ये तमाम चीजें अब करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर इससे भी खराब स्थिति उत्तर प्रदेश में आ सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अब सारी व्यवस्थाएं सरकार को करना पड़ेगी और बहुत बड़ी चुनौती है, चुनौती छोटी नहीं है भट्ट साहब। और दूसरी बात है कि कोरोना से लड़ाई भी लड़ना है, ब्लैक फंगस की दवाइयों का भी इंतजाम करना है, तीसरी लहर की आशंका भी जो है वो जताई जा रही, तो उसकी लिए भी तैयारी करना है। तो ये सब जो है काफ़ी समय तक, ये लंबे समय तक चलने वाला है। और दूसरी चीज़, इसी बीच आर्थिक गतिविधियों को भी ठीक करना है, व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करना है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार की बात हो, उन तमाम चीज़ों के लिए भी सरकार को बहुत ज़रूरी है कि कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो बेरोजगारी का दौर चला है, कई लोगों के रोजगार चले गए, काम धंधे लोगों के बंद हैं, तो अब एक नई तरह की समस्या भी जो है जाहिर तौर पर देश में सामने आने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है तो ये सारी चीज़ें भी जो है बड़ा रूप लेने वाली हैं और इस दिशा में भी सरकार को सोचना पड़ेगा। क्या कहेंगे? अविनाश, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है और मुख्यमंत्री टीम 9 के साथ इस विषय पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे प्रदेश का जो सबसे वीकर सेक्शन है, रेहड़ी वाला, पटरी वाला, साइकिल पंचर बनाने वाला, दिहाड़ी मजदूर, छोटे दुकानदार, उसके साथ साथ सब्जी वाले, ठेले वाले, कुंचे वाले, एक लंबी फेरहिस्त है जिनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। वो दिहाड़ी के मजदूर हैं, रोज वो माल बेचते हैं, उससे जो मिलता है उसी से अपने परिवार का गुजारा करते हैं। और दिहाड़ी मजदूर रोज काम करता है, उससे जो मिलता है उससे गुजारा करता है। इसके लिए भी सरकार ने इंतजाम किए हैं। 1000 रुपए पर मंथ उनके खाते में डाले जाएंगे, उनको दिए जाएंगे। भरण पोषण भत्ता ये राज्य सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है। और उसके साथ साथ आज से सरकार ने सभी जो राशन कार्ड होल्डर हैं उनको 3 महीने का राशन मुफ्त में देने जा रही है, यानी कि उनके खाने की व्यवस्था करने जा रही है और उनको एक नगद धनराशि देने की व्यवस्था की जा रही है। ये बहुत जरूरी था। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार 4 किचन जो चला रही है, यानी कि जो मॉडल किचन है, जो कम्युनिटी किचन है, उसके माध्यम से 1000 लोगों को खाना दे रही है। तो ये भी सरकार कर रही है। तो इस दिशा में लगातार मुख्यमंत्री चिंतित है। उसको लगता है कि लोगों के रोजगार गए हैं तो उनको सुविधा देनी चाहिए, उनको अतिरिक्त सहायता देनी चाहिए। तो वो कार्यक्रम
अब शुरू किया जा रहा है। निश्चित रूप से इससे प्रदेश में रहने वाले उन लाखों मजदूरों को, लाखों उन रेहड़ी खोमचे और व्यापारियों को जो राहत। बिल्कुल सही कहा आपने, और ज़रूरी भी है कि इस तरह के इंतजाम किए जाएं और आने वाले समय में, क्योंकि बहुत सारी कठिनाइयों का सामना लोगों को करना है, तो किस तरह से उन्हें राहत पहुंचाई जाए इस दिशा में भी अब सोचना नहीं, करना